अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर IFRS 16 लीज के बारे में है और इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग बाय लेसी कैसे करते हैं। यानी लेसी मीन्स कि वो एंटिटी या वो कंपनी जो एसेट लीज पे लेते हैं, यानी कि जो राइट टू यूज एन एसेट अवेल करते हैं और फिर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करते हैं। यानी कि इनिशियल रिकग्निशन कब होती है? जब डेट ऑफ कमेंसमेंट पे वो क्या एंट्री पास करते हैं, क्या चीज़ डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद जितने साल के लिए लीज की हुई होती है यानी लीज टर्म, उसके जो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी बाद के आने वाले सारे सालों में जितने अर्से के लिए लीज टर्म होता है, राइट टू यूज एन एसेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर लीज लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर और कोई प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग, तो उसको हम फिर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हमने लेसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखनी है। तो इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, अ लीज इज कैपिटलाइज्ड एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज टर्म, यानी कि जिस दिन लीज टर्म कमेंसमेंट डेट होती है, लीज टर्म का टाइम स्टार्ट होता है, तब हम लीज को कैपिटलाइज करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द रिकग्निशन ऑफ द एसेट दैट इज सब्जेक्ट टू द लीज, यानी लेसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एसेट रिकग्नाइज करता है, लीज एसेट या फिर राइट टू यूज एन एसेट रिकग्नाइज करता है। एंड अ लाइबिलिटी, और जो उसके अगेंस्ट उसने लीज पेमेंट करनी होती है वो लीज लाइबिलिटी अपनी रिकॉर्ड करता है फॉर द फ्यूचर लीज पेमेंट। A lessee shall record the following journal entry at the commencement date, और journal entry कौन सी है ये आपको दी हुई है। टू द एक्सटेंट रेलेवेंट, यानी अब इसमें जितनी बातें रेलेवेंट होंगी उस हिसाब से वो एंट्री पास करता है। जनरली यही एंट्री होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, राइट टू यूज एन एसेट डेबिट होता है, फिर बैंक क्रेडिट हो जाता है, बैंक दोबारा क्रेडिट, बैंक की अक्रूवल। ये दो बार इसलिए लिखा हुआ है कि एक बार जो बैंक क्रेडिट हो रहा होता है वो एक्चुअली बैंक क्रेडिट होता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट से, और एक बार जो बैंक यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है वो इनिशियल लीज पेमेंट या फर्स्ट लीज पेमेंट, या जो आप फॉरेन लीज पेमेंट, पहली लीज पेमेंट ऑन स्पॉट कर देते हैं कमेंसमेंट डेट पे, ये वो लीज पेमेंट है। एंड क्रेडिट लीज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी यानी कि वो जो बाद में आपने पेमेंट्स करनी है लीज लाइबिलिटी की, वो क्रेडिट हो जाती हैं। एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग क्या होता है कि अगर आपने फ्यूचर में यानी कि जैसे इंस्टॉल कोई आपने प्लांट इंस्टॉल करवाया है या मशीनरी इंस्टॉल करवाई हुई है, तो जब वो यूज हो जाता है, लीज टर्म खत्म हो जाता है, तो उसको अनइंस्टॉल ये डिसमेंटल करवाया जाता है। तो उसकी प्रोविजन भी कमेंसमेंट डेट को ही क्रिएट कर ली जाती है। अच्छा, अब ये जो नोट 1, नोट 2, नोट 3 है, ये हम देखते हैं ये क्या क्या है वन बाय वन। नोट 1 है राइट टू यूज एन एसेट, और इसको हम मेजर करते हैं एट कॉस्ट पे। द कॉस्ट ऑफ राइट टू यूज एन एसेट इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ द ऑल आइटम्स क्रेडिटेड, यानी हम यहाँ पे पहले अमाउंट लिख लेंगे, जितनी चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं उनकी अमाउंट कैलकुलेट करके लिख लेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, और उसके बाद फिर हम तमाम क्रेडिट का सम कर देंगे जो कि डेबिट हो जाएगा, जिसको हम राइट टू यूज एन एसेट कहते हैं। उसके बाद जो ये नोट नंबर 2 है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। अच्छा, अगर आप लीज पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप पहली लीज पेमेंट कर देते हैं एडवांस में ही, या आप यूँ कह लें कि ऑन द कमेंसमेंट डेट, तो फिर वो लीज पेमेंट लिख दी जाती है, यहाँ पे क्रेडिट कर दी जाती है। और उसमें से अगर कोई लीज इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा है आपको, तो वो इंसेंटिव की अमाउंट इसमें से हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद नोट नंबर 3 जो जिसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, उसमें क्या है कि आपकी कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम इससे पहले वाली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपकी वो तमाम कॉस्ट, जैसे कोई लीगल फीस है, कोई कमीशन है, या लीज से रिलेटेड कोई भी आपके जो कमेंसमेंट डेट पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये हम आपके यहाँ पे
क्रेडिट कर देते हैं। इसके अलावा लीज लाइबिलिटी होती है, और लीज लाइबिलिटी भी हम क्रेडिट करते हैं। लीज लाइबिलिटी में जितना भी अनपेड पोर्शन होता है लीज का, और उसमें आपकी कोई अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और कि हम लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गारंटीड रेजिडुअल वैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो आपकी पेमेंट होती हैं, ईयरली पेमेंट या मंथली पेमेंट या क्वार्टरली पेमेंट, तो उन पेमेंट्स की हम एन्यूटी यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि हम कब एन्यूटी कैलकुलेट करते हैं और कब हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो लास्ट वन है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये हम IS 37 के मुताबिक हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसकी हम, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट होती है, इसलिए इसकी हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और हम देखेंगे कि इसकी जो इनिशियल रिकग्निशन है, यानी आप कह लें कमेंसमेंट डेट पे, उस दिन हम क्या एंट्री पास करते हैं, और फिर हम सब्सिक्वेंट एंट्रीज हम कौन कौन सी पास करते हैं, यानी कि बाकी आने वाले सालों में, यानी कि जितना हमारा लीज टर्म है उतने लीज टर्म के लिए हम कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या डिस्कस हुआ है। इम्पोर्टेंट डेटा हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो on January 1st, 2020, Multan Limited acquired a machine on lease from Bihari Limited Leasing Limited for 3 years. So 3 years is your lease term. The first annual installment amounting to 35 million was paid on January 1st, 2020. यानी कि देखें, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस दिन कमेंसमेंट डेट है, उसी दिन आपने पहली पेमेंट कर दी है, पहली लीज इंस्टॉलमेंट कर दी है, और वो कितनी है, 35 मिलियन की लीज इंस्टॉलमेंट है। किस डेट को, 1 जनवरी 2020 को कर दी है। उसके बाद 2 more सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट, और 2 और इंस्टॉलमेंट है पेबल ऑन January 1st ऑफ ईच ईयर, यानी कि 21 January 1st 21 और January 1st 22 को फिर आप 2 पेमेंट और करेंगे, ईच ईयर आप करेंगे, और यानी कि टोटल 3 आप कह लें कि लीज पेमेंट है। और पहली आप फौरन ही ऑन स्पॉट ऑन द कमेंसमेंट डेट कर देंगे, बाकी 2 जो है वो एक एक साल के बाद आप पे करेंगे। इसके अलावा इसने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है 5 मिलियन की। ML यूजेस सिमिलर ओन मशीनरी फॉर 7 years एंड डिप्रिशिएट दैम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी कि जो मशीन इसने अभी लीज पे ली है उस जैसी मशीन का ये 7 years के हिसाब से 7 years से ये ओन कर रहे हैं, तो उसका डिप्रिसिएशन किस बेस पे निकालते हैं वो, यानी कि वो डिप्रिसिएशन जिस बेस पे निकालते हैं वो स्ट्रेट लाइन बेसिस होता है। So, interest rate implicit to lease is not known. However, ML's incremental borrowing rate, यहाँ पे हम ML's की incremental borrowing rate को ही हम lease rate भी consider कर लेंगे, क्योंकि interest rate implicit to in REIT तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, in lease तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, machine shall be returned to VLL at the end of the lease term. The estimated residual value is 30 million, out of which 20 million is guaranteed. तो यहाँ पे अब आप देख लें कि guaranteed residual value 20 million है, और unguaranteed residual value 10 million है, और total residual value 30 million दी हुई है। ML is also obliged to incur decommissioning cost of 4 million.
डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 4 मिलियन है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी कि जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर ये कॉस्ट इनकर्ड होगी। द प्री टैक्स रेट रिफ्लेक्ट्स मार्केट असेसमेंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी जब भी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करना होगा उसमें जो आई होता है या इंटरेस्ट रेट होता है उसमें हम ये कितना लेंगे, 10% लेंगे। सो prepare the journal entry at the commencement date of the lease in the books of ML। तो पहली एंट्री जो हमने पास करनी है, पहली एंट्री हमने लेसी की बुक्स में पास करनी है। तो एक कॉलम हम डेट का बना लेते हैं, काउंट्स titles, and we have debit column and credit column। तो एंट्रीज हम बनानी शुरू कर लेते हैं। पहली जो है वो कमेंसमेंट डेट पे है, तो हमारा एग्रीमेंट कब हो रहा है, 1 जनवरी 2020 को। तो जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को अभी जैसे हमने डिस्कस किया, राइट टू यूज एन एसेट हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं और फिर हम क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पहली लीज पेमेंट है तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि 35 मिलियन की 3 लीज पेमेंट होंगी। तो पहली लीज पेमेंट उसने, फर्स्ट एनुअल लीज पेमेंट उसने पहले ही कर दी है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे हम अमाउंट कितनी लिखेंगे, फर्स्ट लीज पेमेंट जो कि हमारी कितनी है, जो कि हमारी 35 मिलियन की है। और इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये उसी वक्त ऑलरेडी पेमेंट की गई है 1 जनवरी को ही। तो इस ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में ही है, तो यहाँ पे हम करेंसी का साइन लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने देखा था, डिस्कस किया था कि दोबारा से हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। और दोबारा से हम बैंक को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है। बैंक हम दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के लिए है। और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी कितनी इनकर्ड हुई थी, हमने यहाँ पे देखा था। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमने पढ़ा था दिस वन, ये देखिए 5 मिलियन। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 5 मिलियन क्रेडिट की है। और इस ये जो बैंक हमने पहला वाला किया था, ये हमने फर्स्ट लीज इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट लीज इंस्टॉलमेंट कह लें या फर्स्ट लीज पेमेंट कह लें। तो ये हमने किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो है वो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। लीज लायबिलिटी हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो प्रीवियस दिस वन, ये देखें, ये हमने प्रीवियस उसमें देखी थी कि हम इसकी कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल हमने की थी। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ साइड में रफ वर्क में दिखा देती हूँ कि हमारी लीज पेमेंट कितनी थी। हमारी लीज पेमेंट थी 35 मिलियन की। और जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आ रहा है वो 1 - 1, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमने 12 लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 12 ले लेंगे। 12 हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें सवाल में बताया हुआ है दिस वन कि 12% जो है वो लीज के लिए रेट यूज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 12 लिया है। इसके अलावा हमारे पास और फॉर्मूले में क्या है, 12। और ये कितने टाइम, टोटल 3 थी तो पहली पेमेंट हमने कर दी, तो 2 इयर्स और रह गए, तो 2 पेमेंट हमने करनी, इसलिए एन की जगह हमने 2 लिखा है और डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट 12 कर दिया है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखें, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यहीं पे हम कैलकुलेट कर देते हैं 10 वन। तो ये 1.1
1.69 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लीज लाइबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट की, 35 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमने फैक्टर निकाला था वो 1.690051 है। तो ये हमारी अमाउंट आ गई, और इसको हम सिर्फ 3 डिजिट तक ले लेते हैं। तो दिस वन, ये हमारी लीज लाइबिलिटी आ गई है। लीज लाइबिलिटी के लिए हमने ये कैलकुलेशन की है, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। उसके अलावा फिर हमने, हमारे पास प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट है, या तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, ठीक है, या इसको सिर्फ डीकमीशनिंग कह दें आप। अच्छा, ये कितनी थी, ये हमारे पास हमें गिवन थी 4। तो 4 कहाँ हमें गिवन है, 4 बिलियन। अभी हम चेक कर लेते हैं कि सवाल में दिस दिस वन, ये देखिए, डीकमीशनिंग कॉस्ट ये 4 मिलियन है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। तो इसका मतलब है कि आज हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है, तो हम इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i। 1 + i यानी कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे अदर देन लीज लाइबिलिटी, तो फिर हम वो कितना लेंगे, 10। और फिर रेज टू पावर, कितने साल की बात हो रही है, ये तीसरे साल की बात हो रही है। तो इसकी इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, दिस वन। सो इसमें हमने कोई कैलकुलेशन 1 + 0.1, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 0.1, क्योंकि वो 10% है। और ये 3 आ रही है, और इसको अगर हम सिर्फ 3 डिजिट में लेके आ जाए, तो ये आ रही है 3.005 आ रही है। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, और ये पहली एंट्री हमने बनाई कमेंसमेंट डेट पे, कि जिसमें हमने रिकॉर्ड किया अपना राइट टू यूज एन एसेट। अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, यानी इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा राइट टू यूज एन एसेट आ जाएगा 35 + 5 + 59.152 प्लस 3.005। तो हमारे पास जो राइट टू यूज एन एसेट आया वो कितने का आया, 102.157 का आया। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, और ये पहली एंट्री कौन सी थी, किस डेट पे थी, कमेंसमेंट डेट पे थी। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एंट्रीज होती हैं वो आप ये देखें, यहाँ पे चेक करें। एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, यूज द डेटा ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल। और इसमें अब आप देख लें, हम करेंगे उसी पेज पे, प्रीवियस पेज पे, लेकिन हम यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट टू यूज एन एसेट, यानी कि राइट टू यूज एन एसेट एंड प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। हमने 2 एंट्री बनानी है, राइट टू यूज एन एसेट एंड प्रोविजन फॉर डीकमीशन, और ये सब्सिक्वेंट बनानी है। सब्सिक्वेंट मतलब कि बाद के जो 2 साल, यानी कि एसेट आपने 3 साल लीज पे लिया हुआ है, तो 3 साल हम बनाएंगे। अच्छा, राइट टू यूज एन एसेट से रिलेटेड हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो कंपनी का राइट हो गया, तो अब कंपनी ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये साल खत्म होने के बाद एंट्री हम बनाएंगे, और साल कब खत्म होगा हमारा, 31 दिसंबर 2020 को साल खत्म होगा। तो फिर आप एंट्री बनाएंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया था कि कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है,
ये देखिए, द कंपनी डिप्रिशिएट देम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है? हमने स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज करना है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अब हमने एसेट कितने का परचेज किया था, या राइट टू परचेज तो नहीं, हमने लीज किया था, या राइट टू यूज एन एसेट हमारे पास कितना था? तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 102.157, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये राइट हमें कितने सालों के लिए मिला है? ये राइट हमें मिला है 3 इयर्स के लिए। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 102.157 डिवाइड बाय 3 इयर्स। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो तीनों साल हमारा यही डिप्रिसिएशन निकलेगा। और इसको भी हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेते हैं ताकि हमारा सारा कंसिस्टेंट रहे। तो हमारा जो डिप्रिसिएशन आ गया वो 34.052 आ गया। हाँ, और ये हम हर साल 3 साल तक मुसलसल पास करेंगे, हर साल के एंड में। अच्छा, और जो दूसरी एंट्री अभी हमने पढ़ा था वो कौन सी हमने पढ़ी थी? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, और वो भी हम साल के एंड पे ही बनाएंगे। और उसमें हम प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का फाइनेंस कॉस्ट, यानी उसका हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी हमने पे करना है। प्रोविजन तो हमने यहाँ पे बना लिया, अब हम इंटरेस्ट चार्ज दिखाएंगे। तो 31 दिसंबर 2020 को ही एंट्री बनेगी, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट आप डेबिट कर दें। तो हम फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डीकमीशनिंग हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है। अब ये फाइनेंस कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनेंस कॉस्ट जो हम निकालेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें पहली एंट्री में ये 3.005 का हमने प्रोविजन क्रिएट की थी फर्स्ट एंट्री में। तो और जो हमें इसके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे करनी पड़ रही है या फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो कितनी पड़ रही है? 10%। तो और जो हमने दिस वन, ये हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और प्रोविजन हमने कितनी बनाई हुई है? 3.05। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 3.005 का हम कितना ले लेंगे? इसका हम ले लेंगे इंटू 10%। इसका हम 10% निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 10%। तो ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, जो कि प्रोविजन फॉर डिकमीशन के अगेंस्ट है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना निकल आता है? 3.005 का हम ले लें 10%, तो वो आ रही 0.3005, 0.3005। यही एंट्री हम रिपीट करते जाएंगे 3 साल तक मुसलसल, यानी 3 बार। तो हमारी जो डिप्रिसिएशन है वो तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, तो उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी। लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है, इसकी अमाउंट हर बार चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ना सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है, बल्कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो फिर हम उसकी अमाउंट चेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो किस तरह बनेगी? दिसंबर 20 के बाद हम 21 को एंट्री बनाएंगे, यानी 1 साल बाद। तो जैसा हमने कहा कि डिप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल में हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट हमारा कहाँ से आया?
दिस वन मैं आपको शो कराती हूँ कि प्रिंसिपल हमारा था 3.05 और इंटरेस्ट हमारा आ गया 0.305। तो इन दोनों का अब हम लेंगे 10%, यानी 3.005 आपका प्रिंसिपल था और 0.3005 आपका इंटरेस्ट था। तो इन दोनों के ऊपर 10% लगेगा, यानी कि अब आपने यहाँ पे जो शो करना, ये 3.05 आपका प्रिंसिपल हो गया और इसमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.3005। और फिर हम इसका 10% ले लेंगे जो कि हमारी आ रही है 0.3305। तो यहाँ पे भी हम यही लिख लेते हैं 0.33055। तो ये हमारा था सेकेंड ईयर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और थर्ड अगर आप देखें तो थर्ड पे हमारे पास सेम एंट्री फिर हम रिपीट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो साल होगा वो 21 के बाद कौन सा साल आ जाएगा, 22। तो यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं 22। और नीचे नेक्स्ट एंट्री भी हमारी किस डेट को पड़ेगी, 22 को पड़ेगी। और अगेन क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड पे था तो डिप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में हमारा थर्ड जो हमारा सेकंड इंटरेस्ट था, जो हमारी सेकंड फाइनेंस कॉस्ट थी वो भी ऐड हो जाएगी। यानी यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसमें और हम प्लस कर लेंगे 0.33055। ये हमने मज़ीद प्लस किया है, यानी कि जब हम इसकी कैलकुलेशन पे आएंगे तो इसकी कैलकुलेशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार फिर प्लस करेंगे 0.33055 और फिर हम 10% निकालेंगे जो कि आ रहा है 0.36605। 363605 363605 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी थी एंट्रीज, जिसको हमने कहा कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था राइट टू यूज एन एसेट से रिलेटेड, यानी कि हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और प्रोविजन फॉर डिकम्निशन कैलकुलेट किया। इसके बाद एक और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये होता है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमें लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है। यानी कि लीज लायबिलिटी हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम देखते हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारी लीज लायबिलिटी होती है उससे रिलेटेड फिर हम एक टेबल भी बनाते हैं। तो वो टेबल हम बना के देखते हैं कि वो कैसे बनाएंगे, वो हमारा बेसिकली लीज स्केड्यूल होता है जिसको हम लीज पेमेंट स्केड्यूल कहते हैं। आप लोगों ने वो बिजनेस फाइनेंस में किया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लीज स्केड्यूल बना लेते हैं और लीज स्केड्यूल के जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स आप देख लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है उसमें पेमेंट डेट कहलाती एक एक कॉलम आता है, पेमेंट डेट। दूसरा कॉलम हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। देन हमारा एक कॉलम बनता है पेमेंट, और ये पेमेंट फिक्स्ड होती है, सेम होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम आता है जिसको हम कहते हैं नेट बैलेंस। दिस इज नेट। बिजनेस फाइनेंस में हम ये चैप्टर करते हैं और इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, चैप्टर 5। ब्रिगम ह्यूस्टन की बुक है। तो उसमें हमने लीज पेमेंट, ये लीज जो लीज पेमेंट शेड्यूल है कंप्लीट, वो हमने बनाना सीखा था। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो लीज से रिलेटेड है वो लीज से रिलेटेड 12% है।
और इसके अलावा हम यहाँ पे एट द रेट हटा देते हैं, और हम हमारे पास जो आखिरी कॉलम होता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस का। तो ये हमारा बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो पेमेंट की हुई है वो, अब देखें सवाल में लिखा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ईच ईयर। ये देखें इसमें मैं आपको चेक कराती हूँ कि यहाँ पे हमने पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि अ, ये प्रॉब्लम आ गई सामने। और इसमें पेमेंट्स रिलेटेड जो हमें दी हुई है, the first annual installment amounting to 35 million was paid on January 1st, 2020, and the remaining two installment on payable on 1st January each year। यानी तीन हमने पेमेंट की है। 1st जनवरी 2020 को हमने पहली की, फिर दूसरी की, और फिर हमने तीसरी की। तो हम जब हम लीज स्केड्यूल बना रहे हैं, लीज पेमेंट बना रहे हैं, तो वो हम किस तरह बनाएंगे? जो हमारी पेमेंट डेट होगी, वो हमारी पेमेंट डेट किस तरह होगी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 1st जनवरी 2020, फिर 1st जनवरी 2021, और 1st जनवरी 2022। यानी कि तीन हमने पेमेंट्स शो करनी होती हैं। अच्छा, पहली पेमेंट हमने देखा था कि पहली पेमेंट हमने कब कर दी थी? हमने ऑन स्पॉट की थी पहली पेमेंट। तो अब अगर हम सवाल में देखें हमारी लीज पेमेंट कितनी है, तो आप ये चेक करें हमारी लीज पेमेंट हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट दी थी वो 35 की दी थी, और बाकी की दो हमने ये देखिए 35 के हिसाब से दो हमने कहा था कि हम आगे वाले टाइम पीरियड में देंगे, यानी कि एक साल बाद एक देंगे और फिर उसके एक साल बाद एक देंगे, तो टोटल तीन हो जाएंगी। तो जब हम लीज पेमेंट की हम बात कर रहे हैं तो 59.125 जो कि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है, इसके अलावा हमारी जो 35 है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे थी, तो हमने ये टोटल अमाउंट दी है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे दिस वन, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो किस तरह आ रहा है? हमने एक 35 की पेमेंट की है, और एक हमने की है 59 पॉइंट समथिंग की थी, कितनी थी? 59.152 की। तो नेक्स्ट पेमेंट जो हमने करनी है 59.152। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है कि ये टोटल हमारी पेमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद पेमेंट यानी कि जिसको हम पीएमटी कहते हैं, ये आपकी हर साल सेम आती है, यानी 35 35 35 ये आपने पेमेंट करनी है। अब जो आपका ये नेट बैलेंस आ रहा होता है, ये नेट बैलेंस कैसे आता है कि आपने ओपनिंग बैलेंस में से जो पेमेंट की होती है वो आप माइनस कर देते हैं। यानी इसको हम किस तरह करेंगे? ओपनिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा B15, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं C15। तो ये हमने माइनस कर दी, जो कि अब हमारा ये बैलेंस नेट बैलेंस आ रहा है। इसके ऊपर हमने क्या लगाना है? इंटरेस्ट रेट लगाना है। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो डी फिफ्टीन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि ये अमाउंट आ रही है। इसको हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ले जाते हैं। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो किस तरह आएगा? हमने ओपनिंग बैलेंस में से नेट बैलेंस जो है वो हमने ओपनिंग बैलेंस में से पेमेंट हमने माइनस कर देनी है, तो हमारा आ जाएगा। तो अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालेंगे?
देखिए हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था दिस वन 94, वो कितना था, वो हमारा है B15। तो हम B15 यानी ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर देंगे जो हमने ये 35 की पेमेंट की है। तो 35 की पेमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 12%। 12% जो कि 7 है। और रिमेनिंग आपका कितना रह गया, वो पेमेंट टुवर्ड योर प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल में से आपने दी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो पेमेंट है 35 यानी कि C15, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारी प्रिंसिपल की रीपेमेंट आ जाएगी। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है, 12%, जिसको हमने लिखा हुआ है E15 में। तो ये आपका जो बैलेंस आएगा, ये आपका एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट ईयर का हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ रहा है, वो ये वाला क्लोजिंग जो है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बिल्कुल हम इसी तरह सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे रिमेनिंग अमाउंट। यानी ये देखिए ये आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये 35 आ गया। और ये अगर आप नोट करें, ये 35 आपका क्लोजिंग है, तो यहाँ पे ये 35 आ गया। और अगर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस देखिए, आखिर में आपका बैलेंस कितना आ गया, नील बैलेंस आ गया। यानी अब आपने कोई पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। और यही इसको हम लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी कहते हैं या इसको लीज पेमेंट शेड्यूल भी कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जितने लीज टर्म के साल होते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, आखिर में उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और इस क्लोजिंग बैलेंस के जीरो होने की वजह से आपकी जो नेट इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम किस तरह करते हैं, यानी ये जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है और लीज लायबिलिटी है, ये हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले अब आप देख लीजिए कि आपकी जो इंटरेस्ट आप कह लें आपने जो रिकॉर्ड करना है वो 1 साल बाद इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो आप यहाँ पे हम कॉलम लिख लेते हैं, डेट, अकाउंट्स, टाइटल, और नेक्स्ट हमारा है डेबिट एंड क्रेडिट। 2 कॉलम हमारे बन गए। तो अब यहाँ पे जो हमारी क्योंकि आपको पता है कि ये 1 साल बाद हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा, ये हम रिकॉर्डिंग ही 1 साल बाद कर रहे हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की। तो 1 ईयर बाद हमने क्या रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट कर देंगे हम। और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, लीज लाइबिलिटी। और इसकी अमाउंट पहले साल की जो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, पहले साल हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है दिस वन, ये देखिए ये इंटरेस्ट का कॉलम है। तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ रही है, 7.098। तो यहाँ पे क्रेडिट भी हमने कितना करना है, 7.098। ये हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई पहले साल की। और जो हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट लिखा हुआ था ना कि 1 साल बाद होगी, 1 जनवरी 2021 को। वो पेमेंट क्या होगी, आपकी लीज लायबिलिटी खत्म होगी और बैंक या कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। और ये कौन सी पेमेंट है, ये सेकंड पेमेंट है, पहली पेमेंट तो हम कर चुके हैं। तो ये आपकी सेकंड पेमेंट है, दिस वन, ये वाली पेमेंट, ये इससे एंट्री पास होगी। यानी आपने बैंक के जरिए कितने पैसे दे दिए हैं, 35 आपने पेमेंट, 35 आपने कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। और फिर इंटरेस्ट आप किस तरह रिकॉर्ड करेंगे,
यहाँ पे जो दिसंबर 20 था तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और पेमेंट होगी 22 को हो जाएगी। अच्छा, ये अमाउंट कहाँ से आएंगी? ये अमाउंट आप चेक कर रहे हैं कि ये अमाउंट आपके पास आएगी, दिस वन, सेकेंड इंटरेस्ट। ये देखिए, इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट ये आ गया, और ये थर्ड पेमेंट हमने रिकॉर्ड की। पहली तो हमने ऑन स्पॉट कर ली थी ना, जब हम कमेंसमेंट ऑफ लीज कर रहे थे। तो यहाँ पे सेकेंड इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3.750, और यहाँ पे भी आ जाएगी 3.750, और लीज पेमेंट तो वही फिक्स्ड है। तो ये आपकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो गई, आपकी लीज लाइबिलिटी की आपने मेजरमेंट कर ली। सो इस लेक्चर तक इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू आइटम्स की रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस करंट वीडियो में हमने देखा कि इनिशियल रिकग्निशन कैसे करते हैं, पहली एंट्री हम कैसे बनाई, और हमने फिर सब्सिक्वेंट एंट्रीज कैसे बनाई हमने वो देखी, जिसमें आप देख लीजिए कि 3 लीज पेमेंट थी। पहली लीज पेमेंट की हमने प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट डेट की थी। बाकी दो आपकी लीज पेमेंट थी। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिकमीशन की, और यहाँ पे अब आप चेक कर लें कि हमने उससे रिलेटेड, लीज पेमेंट से रिलेटेड उसकी लीज लाइबिलिटी की पेमेंट भी की, और हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।